हेलो एवरीवन, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमारी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की आपका सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की क्लास नंबर 9th स्टार्ट होने जा रही है। सभी बच्चे जल्दी से हो जाइए कनेक्ट, और अभी तक अगर किसी ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चलिए फिर हर एक बच्चा कनेक्ट हो जाइए ताकि मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, राजन की सीरीज़ आपकी ये चल रही है जो कि आपके डीएलएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको मस्ट है आपको करना बिल्कुल। मैं नहीं कहती कि आप मेरे ही चैनल से करिए, आपके पास जो भी कंटेंट है बुक से कर रहे हैं वेल एंड गुड है, बाकी किसी सोर्स से कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको राजन की सीरीज़ ज़रूर करनी है। ठीक है, राजन की सीरीज़ आपके लिए मस्ट है बिल्कुल। चलिए फिर विदाउट एनी डिले आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे चल रहे हैं। 50 मार्क्स का आपका ये पेपर है जो कि काफ़ी स्कोरिंग है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है आज का कि शिक्षण में नियोजन के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, नियोजन क्या होता है। नियोजन होता है प्लानिंग करना किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो जब शिक्षक पाठ्य सामग्री का उचित प्रकार से चुनाव कर ले तो उसे क्रमबद्ध ढंग से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पाठ योजना का निर्माण करना, प्लानिंग करना, सहायक सामग्री का यूज़ करना। सहायक सामग्री क्या होती है? टीचिंग एड्स। ठीक है, गृह कार्य और पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, रिपीट कर के क्वेश्चंस पूछना। तो किसी भी कार्य को करने से पहले बुद्धिमत्तापूर्वक की गई अग्रिम तैयारी ही उसका नियोजन कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप एक प्लानिंग करते हैं, तब जाके आप स्टेप बाय स्टेप चलते चलते अपना गोल अचीव करते हैं। राइट? लाइक आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कोई कोर्स परचेज़ करेंगे या अदर सोर्सेज को देखेंगे कि मैं किससे बेहतर और कम टाइम में तैयारी कर सकता हूँ। राइट? उसको देखते देखते आप लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और फिर आप अपनी तैयारी करते जाते हैं। तो उसके लिए एक नियोजन करना, एक प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत करणीय कार्य के विभिन्न पक्षों पर पूर्व चिंतन किया जाता है ताकि वह कार्य कुशलतापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जा सके। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आधुनिक होने का सूचक है। क्लियर है सभी को भाई? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। शामपट लेखन करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखो, जितने भी टीचर हैं, टीचर लोगों को शामपट तो यूज़ करना ही पड़ता है ना। अब अगर आप ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें कौन कौन सी आपको प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए। सबसे पहला तो है कि जो आप लिख रहे हैं वो सुंदर हो, सुडोल अक्षर हो, शुद्ध भाषा होनी चाहिए। क्लियर? ऐसे वर्ड का यूज़ ना करें आप कि बच्चों को समझ ही ना आए, इतने टिपिकल वर्ड ना हो। दूसरा है, पाठ के किसी अंश को समझाने की दृष्टि से यदि शामपट पर चित्र बनाया जाए तो वो सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। अगर आप ब्लैक बोर्ड पर कोई डायग्राम बनाते हैं या फिर कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। शामपट पर लिखते समय उसके रंग के विपरीत रंग की चॉक का यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे आपने देखा भी होगा, आज के टाइम में तो वैसे वाइट बोर्ड यूज़ होने लग गए हैं। पहले ब्लैक बोर्ड यूज़ हुआ करते थे, ब्लैक पर हम वाइट चॉक का इस्तेमाल करते थे, और ऐसे ही अगर वाइट बोर्ड है तो उस पर ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शामपट पर लिखी जाने वाली बात की उपयोगिता ना होने पर उसे झाड़कर मिटा देना चाहिए। अगर आपके यूज़ का वो नहीं है तो आप उसे क्या कर देंगे? मिटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, शामपट पर सार लिखते समय छोटे सार्थक और सारगर्भित वाक्यों का प्रयोग करें। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आपको ब्लैक बोर्ड पर पूरी एक समरी लिखनी है, नहीं। उसको आपको क्या करना है, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका यूज़ करके आप बच्चे को क्वेश्चन अच्छे से समझा सकते हैं, इफ़ेक्टिव तरीके से समझा सकते हैं, ताकि वो लंबे समय तक उसे याद रख सके। ठीक है, लाइक डायग्राम है, कोई फ्लो चार्ट है। ठीक है, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, उनको आप ब्लैक बोर्ड पर ज़रूर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है फिर पॉइंट, निर्धारित समय का अधिकांश भाग पाठ को समझने में व्यतीत किया जाए, ना कि केवल सार लिखवाने में। ठीक है, और लिखने की जो गति है वो सामान्य रखनी चाहिए, ना ही ज़्यादा फास्ट हो आपकी स्पीड और ना ज़्यादा स्लो हो, ताकि हर बच्चा आपसे कनेक्ट करके लिख पाए। क्लियर सभी को यहाँ तक? अगर क्लास समझ आ रही है और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो फिर भाई शेयर करने में कंजूसी कैसी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन आपका है अपेक्षित अधिगम स्तर। देखो ये जो है क्वेश्चन अपेक्षित अधिगम स्तर का, इसको मैं पहले भी करा चुकी हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके ये पूछा है कि इसके 4 उपाय बताइए। इसके 4 उपाय क्या हैं? एक तो सबसे पहला ये है कि इस शिक्षण में अपेक्षित अधिगम स्तर के लिए अगर शिक्षण करना है तो उस पर बोध पर विशेष ध्यान देना है। बोध मतलब समझने पर, और जानना, समझना, चिंतन करना, तर्क करना, कल्पना करना, पूर्व अनुमान लगाना आदि क्रियाओं पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है फिर छात्रों को समयबद्धता, नियमितता, स्वच्छता, श्रमशीलता, सहभागिता, उत्तरदायित्व की भावना से परिचित कराना चाहिए। क्लियर? थर्ड पॉइंट है हमारा कि ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण कराना चाहिए जिससे नकल की संभावना बिल्कुल भी ना रहे। एक ही पाठ्यक्रम के 8 से 10 प्रश्न पत्र एक कक्षा में दिए जाएं, जिससे सामूहिक नकल की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि छात्र की प्रवीणता और दक्षता स्तर का विकास करने का प्रयास किया जाए। तो ये 4 उपाय हो जाते हैं आपके अपेक्षित अधिगम स्तर के। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, 16 हमने क्या, 17 क्या, 18, 19। ठीक है, देखो 19 क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जितने भी, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए अगर आपको एक अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम में गेन करना है। ठीक है, जैसे कि आपके 3 सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं जो कि 50-50 मार्क्स के हैं। एक तो आपका बाल विकास है, दूसरा सामाजिक अध्ययन है, और तीसरा है आपका ये सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तीनों पर विशेष ध्यान दीजिए। बाकी सब्जेक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जिनमें आप 48, 45, 49 तक मार्क्स ला सकते हैं, 46, 48 नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ तक आप ला सकते हैं अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो। क्लियर? और तब आपका यहाँ पे स्कोर अच्छा होगा, तभी आपका ओवरऑल स्कोर जो बनेगा वो बेस्ट बनेगा बिल्कुल। ठीक है भाई, सभी को अगर सभी को क्लियर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करिए। नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं लिखिए। अब देखो श्रव्य दृश्य क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड। ठीक है, अब इसकी 4 विशेषताएं क्या हैं? यह शिक्षण सामग्री छात्रों की चिंतन प्रक्रिया को विकसित करने में सहायता करती है ना। बच्चे क्या करते हैं, जब आप उनको नए नए तरीक़ों से सिखाते हैं तो इससे उनकी जो चिंतन प्रक्रिया है वो विकसित होती है। नेक्स्ट है फिर शिक्षण सामग्री के प्रबंधन, मूल्यांकन और शिक्षण में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेती हैं। थर्ड है भाषाई कौशलों के विकास और दक्षता लाने में सहायता करती है। और लास्ट पॉइंट है कि इसके माध्यम से शिक्षक और छात्र अपनी विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन और उसकी जांच कर सकते हैं। तो जो आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री है उससे क्या होता है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी अपनी विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन, जो काम वो कर रहे हैं उसका वो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। कुछ नंबर है हमारा 20, शिक्षण प्रविधियों की कक्ष में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। अब देखो शिक्षण प्रविधियों की सहायता से प्रत्येक स्तर की कक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रविधियों का चयन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं हम कर सकते हैं कि जो मेथड आप क्लास 5th के लिए यूज़ कर रहे हैं वही मेथड आप क्लास 2nd के लिए भी यूज़ करें। राइट, नेक्स्ट है फिर कक्ष में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण अधिगम की विधियों की जानकारी होनी आवश्यक है। आप कोई भी अगर प्रभावी शिक्षण करना चाहते हैं तो जो आपकी शिक्षण अधिगम की विधियां हैं, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मेथड हैं, उनके बारे में आपको
पूरी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है विषय के अनुरूप शिक्षक प्रविधियों का चुनाव कर लेता है। जैसा आपका जिस तरह का आपका सब्जेक्ट होगा, लाइक आपका साइंस सब्जेक्ट है, साइंस आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या यूज़ करना होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। उसी के अनुसार आप सब्जेक्ट के अनुसार ही उसी तरह का मेथड चुनेंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट में एक जैसा मेथड अप्लाई नहीं होता है, ना ही आपको करना है। तो यहाँ तक बात हुई, हमारे क्वेश्चन नंबर 20 हुए हैं कंप्लीट, ठीक है। बाकी 21 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो बाल विकास सब्जेक्ट है, ठीक है, एसएसटी है और आपका कंप्यूटर है और आपका साइंस, इनका आपका सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, नहीं वॉच किया है उनको, तो जाकर के प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं आप लोग, और सीक्वेंस से उसे करते जाइए स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे आप उसे कंप्लीट करेंगे, बाकी की क्लासेस भी यहाँ पर चल रही हैं, उनको वॉच करिए, मल्टीपल रिवीजन लगाइए। सबसे अच्छी बात होती है 10 सोर्स को ना पकड़ के एक सोर्स को कई बार रिवीजन करना, ठीक है। चलिए भाई, सभी को गॉड ब्लेस यू। सब पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।